नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजेंद्र भारद्वाज और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं RSM SSB WRD JEE 2020 सीधी भर्ती परीक्षा, जिसमें डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए WRD JEE का एग्ज़ाम हुआ था 13 दिसंबर 2020 को द्वितीय शिफ्ट में। इसमें 120 क्वेश्चंस का सेट था, जिसमें 40 क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के और 80 क्वेश्चंस थे वो टेक्निकल के थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित। 40 क्वेश्चन का जो जीके का सेट था उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, पेपर का रिव्यू का। और ये है जो 80 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं टेक्निकल के, उसका रिव्यू है। तो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं था इतना। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला ज़्यादा पूछे गए हैं, 2-3 न्यूमेरिकल भी आए थे और कॉन्सेप्चुअल बेस था। यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाते। तो शुरुआत करते हैं 41वें क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 41 है, बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल एट ऑल पॉइंट्स इन। क्योंकि बर्नौली थ्योरम की बात कर रहे हैं तो बर्नौली थ्योरम से पहले एजम्पशंस लिए जाते हैं कि फ्लो स्टडी होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ये तीन इसके एजम्पशंस हैं। तो इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर हो जाएगा स्टडी इरोटेशनल फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो, मतलब असंपीड्य द्रव के अपरिवर्ती अघूर्णी प्रवाह के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइपलाइन। पाइपलाइन के थ्रू मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू H माइनस एच एफ अपॉन एच, ये होता है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? जब H/3 होता है, मतलब हेड/3 होता है एच एफ इज इक्वल टू हेड/3। ठीक है, ये। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 66.67%। 66.67%। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। A beaker half filled with water is exposed to atmosphere if pressure at point A, B, C as shown in figure are PA, PB, PC respectively. Which one of the following will be the relation connecting the three? एक पानी से आधा भरा हुआ बीकर है, वायुमंडल के संपर्क में है। चित्र में दर्शाए अनुसार ए बी सी पर दाब क्रमशः PA, PB, PC है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध इन तीनों को जोड़ता है? दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे जो पी का फॉर्मूला होता है P इज टू रो जी एच होता है। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती है नीचे की और डेप्थ बढ़ती है, वहाँ प्रेशर इंटेंसिटी भी बढ़ती है। तो चूंकि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पॉइंट नंबर ए है, तो इसको हमने PA से डिनोट किया है। और इसके जस्ट नीचे एक बिंदु है B, ठीक है। और इनकी अगर मैं हाइट मान लूँ H, तो जो पॉइंट नंबर B है इस पर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, ए के तुलना में बी पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा होगा। और चूंकि सी भी इसी लाइन पर है, तो पी सी और पी बी इन दोनों की इंटेंसिटी समान होगी। और जो किससे ज़्यादा होंगे? पी ए से ज़्यादा होंगे। तो जहाँ पर ये होगा पी ए इज लेस देन पी बी इज इक्वल टू पी सी, वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में ये दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा हुआ है, विच पार्ट इज फिटेड इन रेसिप्रोकेटिंग पंप टू ऑब्टेन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्लूइड एट अ यूनिफॉर्म रेट एंड ऑल्सो रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन। एक प्रत्यागामी पंप है, इसमें कौन सा पार्ट लगाया जाता है जो कि द्रव को समान दर पर सतत रूप से सप्लाई करने पर तथा पृथक्करण की संभावना कम करता है। तो जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करते हैं तो वहाँ पर वायु पात्र लगाया जाता है, एयर वेसल लगाया जाता है। ठीक है, और एयर वेसल जो होता है वो दोनों साइड लगाया जाता है, सक्शन साइड भी लगाया जाता है और डिलीवरी साइड भी लगाया जाता है, ताकि वो कांस्टेंट रेट से सप्लाई, मतलब कंटिन्यूस सप्लाई कर सके फ्लूइड की यूनिफॉर्म रेट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वायुपात्र या एयर वेसल। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रखा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। जो अपकेंद्रीय पंप हैं किसके परिवहन के काम में आते हैं? तो दोस्तों जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जहाँ पंप की बात आ रही है, वो फ्लूइड के ट्रांसमिशन में कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, इफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इज मोर देन 300 देन टाइप ऑफ टरबाइन इज। यदि टरबाइन की विशिष्ट गति 300 से अधिक है तो वह टरबाइन होगी। तो दोस्तों टरबाइन के बारे में ध्यान रखेंगे, स्पेसिफिक स्पीड को डिनोट करते हैं NS से। तो जिस टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज़्यादा होगी उसका हेड सबसे कम होगा। मतलब हम यदि पेल्टन व्हील की बात करते हैं
तो पेल्टन व्हील है उसका हेड सबसे ज़्यादा होता है, मतलब लगभग 250 से ज़्यादा होता है, तो इसकी स्पेसिफिक स्पीड बहुत कम होती है। फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड टरबाइन है, मतलब इसका हेड जो है 250 से, और इसका हेड मीडियम हेड होता है, तो इसकी जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो भी मीडियम ही होती है। जबकि कापलाइन टरबाइन क्या होती है, इसका हेड सबसे कम होता है, मतलब 30 से कम, 25 से 50 के बीच में, तो इसकी स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कापलाइन टरबाइन। 47 की बात करते हैं। 47 में लिखा हुआ है द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज गिवन बाय। स्पेसिफिक स्पीड पंप की पूछी, सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा n/√Q/H3/4। ये तो हो गई पंप के बारे में। यदि हमसे टरबाइन के बारे में पूछता तो टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड होती है n√P/H⁴। ये टरबाइन की, हाइड्रोलिक टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन हमसे पंप का पूछा था, सेंट्रीफ्यूगल पंप का, तो n√Q/H3/4 होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। फिर 48 की बात करते हैं। फॉर नेगेटिव स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोस्तों नेगेटिव स्लिप क्या होती है? सबसे पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव की बात छोड़कर हम बात करते हैं स्लिप की। तो स्लिप क्या होती है? तो दोस्तों जब हम डिस्चार्ज की बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में, तो डिस्चार्ज में एक होता है एक्चुअल डिस्चार्ज जो कि एक्चुअली डिस्चार्ज होता है, और दूसरा होता है थ्योरेटिकल जो कि कैलकुलेशन में काम में आता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादा आता है, जबकि एक्चुअल में वो डिस्चार्ज कम होता है। मतलब हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज ग्रेटर देन एक्चुअल डिस्चार्ज। लेकिन यदि जब एक्चुअल डिस्चार्ज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से ज़्यादा हो जाए, एक्चुअल डिस्चार्ज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम स्लिप कंडीशन। और उसमें स्लिप कंडीशन में भी नेगेटिव स्लिप, ठीक है ना। तो एक्चुअल डिस्चार्ज इज मोर देन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज विच इज़ नॉन एज स्लिप, नेगेटिव स्लिप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसमें वास्तविक निस्सरण सैद्धांतिक निस्सरण से कम होता है। नहीं सॉरी, बी, वास्तविक निस्सरण सैद्धांतिक निस्सरण से अधिक होता है। एक्चुअल डिस्चार्ज इज मोर देन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। अवेलेबिलिटी फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड। तो दोस्तों अवेलेबिलिटी, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई अवेलेबिलिटी कहते किसे हैं। तो अवेलेबिलिटी होता है मैक्सिमम यूजफुल वर्क। तो इसको जो हम रिलेशन यूज़ करते हैं इसकी, W मैक्सिमम इज इक्वल टू, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा यूज़फुल वर्क है और ये अनयूजफुल वर्क है जो कि यूज़ नहीं आया है, ठीक है, जो कि वेस्ट हो गया है। जगह सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो W मैक्सिमम की बात करते हैं तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, Q माइनस T0S, ठीक है। अब यहाँ W मैक्सिमम और यहाँ पर Q, इन दोनों को लेकर हम थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ की प्रोसेस इक्वेशन लगाएंगे, जिसमें Q की वैल्यू हम कैसे डिनोट करते हैं, Q इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है। मतलब ये तो हो गया वर्क डन, और Q जो हो गया वो U से हम डिनोट कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस है वो U हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू, मतलब ये जो सॉरी ए है इसकी जगह Q होना चाहिए था, U प्लस P0V माइनस T0S। तो हमारा 49 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। डीजल, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज एक्सप्रेस्ड एज। डीजल चक्र में एयर स्टैंडर्ड दक्षता व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है नीटा इज इक्वल टू 1 गामा इंटू 1 की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो की पावर गामा माइनस 1 रो माइनस 1। और जहाँ पर रो होता है, रो इज इक्वल टू कट ऑफ रेशियो होता है, ठीक है, और आर जो होता है वो कंप्रेशन रेशियो होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए नोटेशंस चेंज हैं, और नीचे लिखा हुआ भी है कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो कट ऑफ रेशियो है उसको RC से डिनोट किया गया है, और जो कंप्रेशन रेशियो है उसको RK से, संपीड़न अनुपात को RK से डिनोट किया गया है। तो देखिए RC मतलब जहाँ रो की पावर गामा माइनस 1 था वहाँ पर RC की पावर गामा माइनस हो जाएगा, और यहाँ नीचे RC माइनस 1 हो जाएगा, और जहाँ कंप्रेशन रेशियो है R वहाँ RK लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, 51वें क्वेश्चन की बात करते हैं।
विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। दोस्तों फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जर्वर है और वो किसी वस्तु को देख रहा है, तो हमेशा और हमेशा प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, इस वस्तु के पीछे। मतलब ये प्रोजेक्शन बनेगा और प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर इन दोनों के बीच में कौन होता है, वस्तु होती है। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो हमसे पूछा गया प्रथम कोणीय प्रक्षेपण में कौन सा कथन सही है। तो देखिए द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में है। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। इन रिवेटेड जॉइंट इफ डायमीटर ऑफ रिवेटेड डी द मार्जिन ऑन द प्लेट इज कैप्ड। यदि रिवेटेड जॉइंट में रिवेट का व्यास डी है तो प्लेट का मार्जिन क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखेंगे, मान लीजिए ये एक रिवेटेड जॉइंट है और जो प्लेट में रिवेट है, इस रिवेट का डायमीटर वो डी है मान लीजिए, और मार्जिन जो होता है ना इस डायमीटर के सेंटर से, मतलब इस रिवेट के सेंटर से और एज की डिस्टेंस, किनारे की दूरी, वो मार्जिन कहलाती है। तो ये कितनी रखी जाती है, 1.5 गुना, डायमीटर का 1.5 गुना। अगर इससे कम होगा तो ये टीयर ऑफ हो जाएगी, मतलब ये फट जाएगी। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए, 52 का ए। 53 की बात करते हैं। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द प्रोजेक्टर्स आर प्लेस्ड टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए दोस्तों, जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो मान लीजिए ये कोई सामने से ऑब्जेक्ट है, इसका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये बना हुआ है। तो हमेशा और हमेशा ध्यान रखेंगे जब इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे तो प्रोजेक्शन लाइंस जो होती है ना वो तो होती है एक दूसरे के समानांतर, मतलब पैरेलल। लेकिन इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से ये प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री में। और जहाँ पर अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान हो, तो ऑर्थोग्राफिक का मतलब ही क्या होता है, एट 90 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब ये क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत। फिर 54 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में एक फिगर दे रखा है, फॉलोइंग फिगर शोज टाइप ऑफ सेक्शन। देखिए इस प्रकार से एक सेक्शन दे रखा है और इसमें आई सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, और ये प्रोजेक्शन में ही बना हुआ है। जैसे ये एक हम कह सकते हैं पुली का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और यहाँ पर ये इसकी जो रिम है, रिब की जो क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। दोस्तों जब भी हम किसी भी सेक्शन में इसी प्रकार का कोई प्रोजेक्शन बना देते हैं तो उसे कौन सा सेक्शन बोलते हैं, रिवोल्व्ड सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिमूव्ड सेक्शन नहीं बोलते, इसको रिवोल्व्ड सेक्शन बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। इफ अ थ्रेड इज स्पेसिफाइड एज M16x1.58 G LH डबल G स्टैंड्स फॉर। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इसका स्पेसिफिकेशन ध्यान देते हैं। M जो है, M डायमीटर है वो 16 है, 1.5 पिच डिस्टेंस है। जो यहाँ पर 8G और LH लिखा हुआ है, LH का मतलब हो गया लेफ्ट हैंडेड, और डबल साइडेड थ्रेड है। और जब G की बात करते हैं तो ये टॉलरेंस को डिनोट करता है। 3 प्रकार के होते हैं टॉलरेंस, G, H और E। जब H की बात करते हैं मतलब ये लार्जर टॉलरेंस है। E का मतलब होता है, मतलब वहाँ पर टॉलरेंस नहीं है, और G का मतलब होता है मिनिमम टॉलरेंस। तो ये टॉलरेंस ग्रेड को, इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टॉलरेंस, सह्यता। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। डिटेल वर्किंग ड्राइंग जनरली डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। विस्तृत कार्यकारी ड्राइंग सामान्यतः इनमें से कौन सी सूचना प्रदर्शित नहीं करते हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी वर्किंग ड्राइंग बनाई जाती है तो उसमें भागों का आकार, भागों का पदार्थ, भागों की सहिष्णुता सब लिखी जाती है। साइज ऑफ पार्ट भी लिखा जाता है, बिल ऑफ मटेरियल भी बनता है, टॉलरेंस ऑफ पार्ट्स भी सब लिखे हुए होते हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ पार्ट, उस भाग का मूल्य जो है वो नहीं दिया जाता। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्ट ऑफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ है, फॉर अ स्पर गियर प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमीट्रल पिच विल बी। तो सबसे पहले तो ध्यान देंगे, सर्कुलर पिच क्या होता है, पीसी। पीसी इज इक्वल टू होता है पाई डी बाई टी, और जो डायमीट्रल पिच होता है वो होता है नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट डायमीटर, पर यूनिट डायमीटर। तो डी से डी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पाई। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ है बेसिक शाफ्ट इज शाफ्ट हुज। तो दोस्तों बेसिक शाफ्ट क्या होती है, जो कि सबसे पहले मशीन करने से पहले वो रखी जाती है बेसिक शाफ्ट। और उसका क्या होता है, इसमें दो सिस्टम होते हैं, बेसिक शाफ्ट सिस्टम, बेसिक होल सिस्टम। तो जिसका अपर डेविएशन 0 होता है वो तो होती है बेसिक शाफ्ट, और जिसका लोअर डेविएशन 0 होता है वो होती है बेसिक होल। तो देखिए जिसका अपर डेविएशन 0 है वो बेसिक शाफ्ट कहलाती है। 58 का आंसर हो जाएगा ए। 59 की बात करते हैं, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड शेपर टूल हेड असेंबली। निम्न में से कौन सा मानक शेपर टूल हेड असेंबली का भाग नहीं है। तो दोस्तों जो शेपर मशीन होती है उसमें जिस जो कार्यकारी टूल होता है उसकी एक असेंबली होती है जो फॉरवर्ड मोशन में जब आगे की तरफ चलता है तो मशीन को मेटल को काटता है, और जब पीछे बैकवर्ड मोशन में चलता है तो फ्री रहता है। तो इसके लिए स्वेवल प्लेट जिस पर टूल लगा होता है, क्लैंपिंग स्क्रू टूल जहाँ कसा हुआ होता है, ड्रैग रिलीज प्लेट पीछे की ओर लगी रहती है। लेकिन जो बैरल जो होता है ना, वो बैरल इसका भाग नहीं होता है। बैरल लेथ स्पिंडल का भाग होता है, हम कह सकते हैं लेथ टेल स्टॉक में लगा हुआ होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कैम फॉलोवर। इन निम्न में से कौन सा कैम फॉलोवर का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे, नाइफ एज फॉलोवर भी होता है, फ्लैट फॉलोवर भी होता है, रोलर फॉलोवर भी होता है, लेकिन इनवोल्यूट फॉलोवर नहीं होता, केवल इनवोल्यूट कैम होती है। ठीक है ना, इनवोल्यूट कैम होती है, इनवोल्यूट फॉलोवर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, इनवोल्यूट फॉलोवर। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, विच कर्व शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉलोवर एज ऑर्डिनेट ऑन अ बेस लाइन दैट रिप्रेजेंट वन रिवोल्यूशन ऑफ द कैम। कौन सा वक्र फॉलोवर के विस्थापन को कोटि के रूप में आधार रेखा पर दर्शाता है, जो कि कैम के एक चक्र को दर्शाती है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, कर्व शोज द डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब भी कैम बनाई जाती है, कैम प्रोफाइल बनाई जाती है, तो उससे पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनता है, और उन डायग्राम की मेजरमेंट्स लेकर ही कैम बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विस्थापन आरेख, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाया जाता है जिसमें एसेंट एंगल होता है, फिर ड्वेल पीरियड होता है, फिर डिसेंट एंगल होता है, फिर इनकी यहाँ से मेजरमेंट लेकर और कैम बनाई जाती है इस प्रकार से बेस सर्कल बना के। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, इन ऑटोकैड स्प्लाइन कमांड इज यूज टू। दोस्तों ध्यान देखिए, स्प्लाइन क्या होता है, स्प्लाइन एक कर्व होता है, ठीक है ना, और ये पहले से डिफाइन किए गए पॉइंट से गुजरता है, तो उसके लिए हम कमांड देते हैं स्प्लाइन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्रिएट स्मूथ कर्व दैट पासेज थ्रू और नियर स्पेसिफाइड पॉइंट्स। स्मूथ वक्र का सृजन करना जो कि स्पेसिफाइड बिंदु से नज़दीक से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। तो दोस्तों जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं, तो ये किस पर डिपेंड करती है, तापक्रम पर, मतलब टेम्परेचर पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। 64 की बात करते हैं, डीजल इंजन एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन रिक्वायर्स। डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन के मुकाबले चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पेट्रोल इंजन में छोटा फ्लाई व्हील चाहिए होता है, लेकिन डीजल इंजन में बड़ा फ्लाई व्हील चाहिए होता है। तो इस क्वेश्चन का इसमें पूछा डीजल इंजन का कौन सा होना चाहिए, तो डीजल इंजन का कौन सा होता है, बिगर फ्लाई व्हील, मतलब बड़ा गतिपालक चक्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का क्या प्रयोग है। जब ऐसा इंजन की बात करते हैं, पेट्रोल इंजन की बात करते हैं, तो कार्बोरेटर जो है पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है वो तैयार करता है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, टू सप्लाई पेट्रोल एंड एयर। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की। इसमें लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर इज यूज्ड इन पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग आइडलिंग। तो दोस्तों सबसे पहले तो आइडलिंग की बात करेंगे। आइडलिंग क्या होती है, जब गाड़ी या जो व्हीकल है आपका, वो व्हीकल रन में तो है, मतलब स्टार्टेड कंडीशन में तो है, चल तो रहा है, उसको चाबी लगाकर आपने चालू कर दिया, लेकिन मोशन में नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर रेलवे फाटक आ गया, आपने गाड़ी रोक दी, आपकी गाड़ी स्टार्टेड कंडीशन में है लेकिन आगे मूव नहीं कर रही है, वो आइडलिंग कहलाती है। और आइडलिंग के लिए हमेशा और हमेशा रिच मिक्सचर चाहिए होता है, मतलब पेट्रोल ज़्यादा चाहिए होता है और एयर कम चाहिए होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, रिच मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। 67 में लिखा हुआ है विच इज़ नॉट
अ डीजल साइकिल ऑपरेशन। तो दोस्तों जब डीजल साइकिल की बात करते हैं तो डीजल साइकिल का जो पीवी डायग्राम है वो किस प्रकार से बनता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट इनलेट होती है, ठीक है, एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, एडियाबेटिक एक्सपांसन होता है, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन होती है, ठीक है। ये चारों चक्र हैं 1 2 3 4। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन बिल्कुल सही है, एडियाबेटिक एक्सपांसन होता है बिल्कुल सही है, एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है बिल्कुल सही है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन नहीं होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है। स्थिर दाब पर नहीं होता है, स्थिर आयतन पर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 68 की बात करते हैं। इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज मेजर्ड बाय, जो पेट्रोल इंजन की प्रज्वलन गुणवत्ता है उसको मापा जाता है। तो दोस्तों पेट्रोल इंजन की जो होती है एसआई इंजन की, उसकी तो ऑक्टेन नंबर होता है, ठीक है, और C10 नंबर किसके लिए होता है, वो डीजल इंजन के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन में पेट्रोल का पूछा है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑक्टेन नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। इन 4 स्ट्रोक एसआई इंजन द कैम शाफ्ट रन्स। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे जब 4 स्ट्रोक की बात करते हैं तो हर तीसरे स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक मिलता है, मतलब हर तीसरे स्ट्रोक में कैम शाफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्रैंक शाफ्ट से कौन सी स्पीड पर चलनी चाहिए, n/2 स्पीड पर, मतलब आधी स्पीड पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एट हाफ द स्पीड ऑफ क्रैंक शाफ्ट की आधी गति पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फ्यूल इंजेक्टर इन अ डीजल इंजन। एक डीजल इंजन में ईंधन अंतक्षेपर। दोस्तों जब सीआई इंजन की बात करते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन की बात करते हैं, डीजल इंजन की बात करते हैं, तो डीजल इंजन में सबसे पहले स्ट्रोक में केवल और केवल एयर ही अंदर जाती है, डीजल नहीं जाता है। फिर उसके बाद में एयर का ही कंप्रेशन होता है, लेकिन फिर तीसरा जो स्ट्रोक होता है वहाँ पर उसके शुरुआत से पहले जो फ्यूल इंजेक्टर होता है वो स्प्रे करता है इस डीजल को सिलेंडर के अंदर, ठीक है ना। तो ये फ्यूल इंजेक्टर का कार्य होता है, वो क्या करता है सिलेंडर में कणित ईंधन की फुहार करता है, जिससे जो कंप्रेस्ड एयर है जिसका टेम्परेचर हाई होता है उसका इग्निशन फटाफट हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे। कितने नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स इन अ रिजिड लिंक। जब रिजिड लिंक की बात करते हैं, मान लीजिए एक लिंक है ए बी, तो बी की वेलोसिटी या वी का वेग ए के सापेक्ष में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे परपेंडिकुलर होता है, मतलब इस डायरेक्शन में होता है, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में 90 डिग्री डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, मतलब दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। प्री वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, ये RSM SSB की आंसर की पर डिपेंड करेगा। हालांकि इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो इनर्शिया फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 70। और अगर आपको ये क्वेश्चन पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया है द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ ए स्लाइडर मूविंग इन ए कर्व्ड सरफेस लाइज। एक घुमावदार सतह में चलते हुए सड़क का तात्कालिक केंद्र होगा। दोस्तों इंस्टेंटेनियस सेंटर दो मैटिंग पॉइंट पर होता है। मान लीजिए दो रोलर है वो आपस में गति कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इनकी मैटिंग सतह है या जहाँ पर जो मिलते हैं वहाँ पर इनका इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है। लेकिन इस केस में एक स्लाइडर मूव कर रहा है एक फिक्स बिंदु पर ऐसे इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, इस कर्वेचर के थ्रू। तो इसका जो है इंस्टेंटेनियस सेंटर तत्कालिक केंद्र कहाँ होगा, इस कर्वेचर के सेंटर पर, यहाँ पर होगा आई, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता के केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। इन अ वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम इफ ओमेगा अपॉन ओमेगा एच इज ग्रेटर देन 1 देन फेज डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिटेड फोर्स एंड डिस्टर्बिंग फोर्स विल बी। दोस्तों हमेशा बल और आरोपित पारिस्थितिक बल और आरोपित बल में कलांतर होगा 120 डिग्री का। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। 75वें क्वेश्चन की बात करते हैं। फिट को निरूपित करने के लिए सही तरीका है, विच इज द करेक्ट वे ऑफ डिजाइनिंग फिट।
तो दोस्तों हमेशा और हमेशा ध्यान रखेंगे इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी के अनुसार 50H8G7 इस प्रकार से हम इसको फिट को निरूपित करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा हुआ है विच इज बेसिक सिंबल फॉर अ सरफेस फॉर कंपलसरी मशीनिंग। दोस्तों 3 प्रकार के सिंबल्स होते हैं, इसमें एक होता है कंपलसरी मशीनिंग, दूसरा होता है मशीन इज नॉट परमिटेड, मशीनिंग इज नॉट परमिटेड, और तीसरा होता है रफ सरफेस के लिए। तो जहाँ पर इस प्रकार का सिंबल होता है वो तो होता है रफ सरफेस के लिए, मतलब ये होगी रफ सरफेस। ठीक है, इस प्रकार जिसमें सर्कल बना हुआ होता है यहाँ पर मशीनिंग इज नॉट परमिटेड, मशीन की परमिशन नहीं है। लेकिन अनिवार्य मशीन के लिए, कंपलसरी मशीन के लिए जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है ऑप्शन नंबर ए के अनुसार। और जो ये वाला दे रखा है ना, ये वेल्डिंग का सिंबल है, जिसमें फिलेट वेल्डिंग की जाती है, वहाँ पर ये वेल्डिंग के सिंबल के काम में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। 77 में लिखा हुआ है इन एन आईसी इंजन द गजन पिन इज यूज टू ज्वाइन। गजन पिन जो होती है ना दोस्तों, वो पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट के छोटे एंड से जोड़ती है। ये छोटा एंड है, ये पिस्टन है, तो यहाँ पर गजन पिन लगती है। स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन, संयोजक दंड के छोटे सिरे व पिस्टन के बीच में गजन पिन लगी होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। एंगल ऑफ एसेंट ऑफ कैम इज डिफाइंड एज, कैम आरोहण कोण परिभाषित किया जाता है। अभी हमने फॉलोवर की बात की थी, उस समय मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनता है, उस समय एंगल सबसे पहले एसेंट होता है, उसके बाद में ड्वेल पीरियड, उसके बाद में डिसेंट एंगल। तो एसेंट एंगल क्या होता है, जब एंगल बढ़ता जाता है 0 पॉइंट से लेकर, जहाँ से फॉलोवर शुरू होता है और चढ़ता है और फिर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँच जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फॉलोवर के चढ़ना शुरू करने के क्षण से उसके उच्चतम स्थिति तक पहुंचने तक कैम द्वारा तय किया गया कोण, ये एसेंट एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंजेक्टर असेंबली। निम्न में से कौन सा भाग अंतःक्षेपण का संयोजन नहीं है। दोस्तों हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, नोजल बॉडी इंजेक्टर का भाग होता है, कंप्रेशन स्प्रिंग भी इंजेक्टर का भाग होता है, नोजल वाल्व भी इंजेक्टर का भाग होता है, लेकिन डायफ्राम जो होता है ना, वो इंजेक्टर का भाग नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 79 का ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा हुआ है इग्निशन कोयल इन एन ऑटोमोबाइल एक्ट्स एज। ऑटोमोबाइल में ज्वलन कुंडली निम्न के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इग्निशन कोयल जब ऐसा इंजन की बात करते हैं, पेट्रोल इंजन की बात करते हैं, तो उसमें स्पार्क की रिक्वायरमेंट होती है, और स्पार्क के लिए वोल्टेज चाहिए होते हैं 10,000 वोल्ट। ठीक है ना, 10,000 वोल्ट से 22,000 वोल्ट तक वोल्टेज चाहिए। अब ये वोल्टेज कब मिलते हैं, क्योंकि बैटरी तो 12 वोल्ट की होती है, लेकिन इग्निशन कोयल की वजह से क्या होता है ना, इग्निशन कोयल स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करती है, जो कि 12,000 वोल्ट को बढ़ाकर 10,000 वोल्ट तक बढ़ा देती है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इज यूज्ड इन लाइट वेट 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। हल्के भार के 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में कौन सी लुब्रिकेशन प्रणाली प्रयुक्त होती है। दोस्तों जो लूना मोपेड वगैरह के जो इंजन होते हैं, उसमें क्या होता है कि पेट्रोल डलवाने के साथ में ही उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डलवाना पड़ता है। वो किसके लिए करते हैं, वो 3 से 6% लुब्रिकेटिंग ऑयल पेट्रोल के साथ, ठीक है ना, वो एक लुब्रिकेशन सिस्टम है, इस वजह से डलवाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम इज नॉट यूज्ड इन फॉलोइंग। दोस्तों मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है वो हमेशा पेट्रोल इंजन में काम में आता है। तो स्कूटर में भी पेट्रोल यूज करते हैं, रेसिंग कार में भी पेट्रोल यूज करते हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल यूज करते हैं, ट्रक में डीजल यूज करते हैं। तो इसको सोना का सही आंसर हो जाएगा ट्रक, ऑप्शन नंबर सी। 83 की बात करते हैं। नॉकिंग टेंडेंसी इन ऐसा इंजन रिड्यूस विद इंक्रीजिंग। जब ऐसा इंजन में नॉकिंग को यदि कम करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंजन स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में लिखा हुआ है द स्ट्रोक लेंथ ऑफ द इंजन इज। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि स्ट्रोक लेंथ है पिस्टन टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी। मतलब क्रैम जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है वो एक पूरा चक्कर लगाती है 180 डिग्री का,
ठीक है ना, इस प्रकार से। तो उसको हम कहते हैं 1 स्ट्रोक। मतलब अगर कैम का हम रेडियस r मानते हैं तो पूरा चक्कर लगाने में उसको 2r डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्वाइस द क्रैंक रेडियस। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। इन अ बीम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग अकर्स एट अ सेक्शन वेयर शियर फोर्स इज। हमेशा ध्यान रखेंगे जहाँ पर शियर फोर्स 0 होगा वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। सेक्शन मॉडुलस ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर d। तो चूंकि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, z इज इक्वल टू होता है i अपॉन वाई। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सर्कुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, π/64 इंटू d4, और y होता है d/2। ठीक है, ये हो गया 32, और ये d से d कट गया क्यूब, तो हमारा हो गया πd³/32। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। अभी हमने जो चीज़ कही वही है, मतलब उदासीन अक्ष के सापेक्ष आई, मतलब जड़त्व गुण आई, और खंड के उदासीन अक्ष के सबसे दूरी पर स्थित बिंदु की दूरी मतलब वाई। आई अपॉन वाई क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस जेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल कैरीज अ पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द मिड स्पान डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। यदि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये डब्ल्यू पॉइंट लोड कैरी कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका जो डिफ्लेक्शन जो होगा वो होगा WL³ अपॉन 48EI। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद करना होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 89 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। अ क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैनिफेस्ट व्हेन। हमेशा ध्यान रखें क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मैटर बाहर नहीं जा सकता लेकिन एनर्जी बाहर जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी, मैटर इज नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्रीज बट एनर्जी ट्रांसफर डज अकर्स अक्रॉस द बाउंड्री। मतलब पदार्थ को परिसीमा के बाहर पार नहीं होने दिया जाता, लेकिन ऊर्जा को परिसीमा के बाहर स्थानांतरण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इफेक्टिवनेस इज। दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे del(Q/T) = 0 जो होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 0। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए del(Q/T) = 0। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। लंकाशायर बॉयलर दोस्तों ध्यान रखेंगे, लंकाशायर, लोकोमोटिव, ठीक है, ये सारे बॉयलर्स क्या हैं, हॉरिजॉन्टल बॉयलर हैं और फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। और लंकाशायर बॉयलर में 2 फ्लू ट्यूब्स लगी रहती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। अ रेजिन इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है दोस्तों, यदि पानी की बोतल आपने देखी हो जिसमें गर्म पानी या ठंडा पानी 24 घंटे तक रहता है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। उसमें यदि उसको एक बार बंद कर देंगे तो न तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, न ही उसमें मास का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। तो नाइदर मास ट्रांसफ़र नॉर एनर्जी ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इज कैरीड आउट। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सुपर स्टीम में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर की जाती है, ठीक है। जब अपन एचएस डायग्राम देखते हैं, एंथैल्पी और एंट्रोपी का डायग्राम देखते हैं, तो यदि किसी प्रेशर 10 बार पर 250 डिग्री टेम्परेचर है इस पॉइंट पर, यदि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए और उसकी सुपर हीटिंग की जाए, मतलब उसका टेम्परेचर और बढ़ाया जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर सुपर हीटिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। 94 में लिखा हुआ है फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वर्क डन इज ऑलवेज। दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन हमेशा 0 होता है, ठीक है, शून्य। स्थिर आयतन प्रक्रम के लिए किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 95 में लिखा हुआ है अ साइक्लिक हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन अ सोर्स टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सिंक टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। दोस्तों ध्यान रखेंगे चक्रीय ऊष्मा इंजन के लिए जो उच्च तापमान है, सिंक का टेम्परेचर है, तो सॉरी सोर्स का टेम्परेचर है वो 800 डिग्री है और सिंक का टेम्परेचर 30 डिग्री दे रखा है।
हमेशा ध्यान रखेंगे इसका जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, दक्षता का फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1। जो T1 है वो अधिकतम तापमान है 800, T2 है वो 30 डिग्री है, 800 में से 30 डिग्री को घटा देंगे उसमें और उसका भाग दे देंगे 800 का, तो अपने पास में आंसर निकल के आएगा 96.2%, 96.2। इसका आंसर हो जाएगा 95 का 96.2%। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम एट एनी गिवन स्टेट इज। दोस्तों किसी भी दी गई स्थिति में निकाय की उपलब्धता होती है। जब हमने अवेलेबिलिटी की रिलेशन देखी थी उसमें मैंने कहा था आपसे मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑप्टिमल एज द सिस्टम गोज टू डेड स्टेट। हमेशा और हमेशा जब भी सिस्टम डेड स्टेट में जाता है तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क जितना ऑप्टिमेबल होता है, अधिकतम प्राप्त उपयोगी कार्य, वो क्या होता है, अवेलेबिलिटी होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में बड़ा टिपिकल है क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं। इसमें आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अ बॉयलर प्लांट सप्लाईज 6000 kg पर आवर ऑफ स्टीम एट 10 बार, 10 बार प्रेशर पर और 250 डिग्री टेम्परेचर पर। इसकी एंथैल्पी मास फ्लो रेट है स्टीम की वो 6000 किलोग्राम पर आवर है और एंथैल्पी दे रखी है वो 2942.6 किलोजूल पर केजी, मतलब ये एंथैल्पी दे रखी है हमें। फ्रॉम फीड वाटर एट टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो फीड वाटर का टेम्परेचर दे रखा है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विड एंथैल्पी दे रखी है हमें 154.9 किलोजूल पर केजी। एट दिस टाइम इट यूजेज 800 kg per hour of coal having a calorific value of 30,000 किलोजूल पर केजी, देन एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। तो दोस्तों जो बॉयलर एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, बॉयलर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, MS इंटू H माइनस HF अपॉन MC इंटू CV। जो MS है मास ऑफ स्टीम या मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम जो कि 6000 है, गुणा करना है आपको H से, H ऑफ स्टीम मतलब एंथैल्पी ऑफ स्टीम दे रखी है 2942.6, उसमें से माइनस करना है एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर जो कि 154.9 है। MC दे रखा है मास फ्लो रेट ऑफ कोल दैट इज 800 kg पर आवर और CV कैलोरीफिक वैल्यू 30,000। जब आप इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके जब इसका मान निकालेंगे तो अपने पास में आंसर निकल के आता है 69.69, जो कि किसके बराबर है, 69.7% के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 69.7%। दोस्तों ये पूरे जो टेम्परेचर और प्रेशर है ये केवल दिए हुए हैं, इनका कोई यूज नहीं है, क्योंकि स्टीम टेबल जब यूज करते हैं तो इनका यूज आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 69.7%। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू बेस। दोस्तों जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं किसी रेक्टेंगल की, तो अगर उसकी CG से पास कर रहा है तो BD³/12 होता है, लेकिन जब उसके बेस से पास करता है मतलब इसकी नीचे वाले पोर्शन से पास करता है तो BD³/3 हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा BD³/3। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। What is the value of crippling load when both hands are fixed where L is the actual length? दोनों सिरों के स्थिर होने पर क्रिपलिंग लोड का मान क्या होगा जहां L वास्तविक लंबाई है। दोस्तों ध्यान रखेंगे P = जो फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर EI होता है, पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जो L है ना, ये एक्चुअल लंबाई जो इफेक्टिव लेंथ है, इसका मान अलग अलग होता है। इसका मान इस प्रकार से अलग अलग होता है कि जब दोनों एंड हिंज्ड होते हैं, मतलब दोनों सिरे जो होते हैं पिन जॉइंट होते हैं या हिंज होते हैं, तो L = होता है L। जब दोनों सिरे फिक्स्ड होते हैं, मतलब दोनों सिरे जो है फिक्स्ड होंगे, वहां पर होगा L = L/2। जब एक सिरा फिक्स होगा और दूसरा सिरा हिंज होगा, ठीक है, तो L = L/√2। और एक सिरा फिक्स होगा दूसरा सिरा फ्री होगा तो वहां पर L = 2L होता है। तो यहाँ पर केस नंबर 2 दे रखा है, दोनों सिरे फिक्स हैं, तो दोनों सिरे फिक्स में L/2 का होल स्क्वायर करेंगे अपन, तो ये 2 या 4 ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास में 4 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर
होगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में लिखा हुआ है अ टेंसाइल फोर्स P एक्टिंग ऑन अ बॉडी of length L and area of cross section area A, the change in length would be। दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे डेल अपॉन एल जो कि स्ट्रेन होती है वो क्या होती है P अपॉन A इंटू ई, इस प्रकार से होती है, या फिर हम कह सकते हैं सिग्मा अपॉन ई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको डेल एल की वैल्यू पूछी है, मतलब चेंज इन लेंथ पूछा है, तो एल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा पी एल अपॉन ए ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी एल अपॉन ए ई। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट डायमीटर डी इज इक्वल टू। दोस्तों सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए पूछा है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जे का मान पूछा है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जे का मान क्या होता है π/32 इंटू डी की पावर 4, ठीक है ना। ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस इन थिन सेल। दोस्तों जो थिन सेल की बात करते हैं तो थिन सेल में जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होती है दैट इज हुप स्ट्रेस, और हुप स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है PD/2T। और जब लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल होती है PD/4T, मतलब हुप स्ट्रेस की आधी होती है, ठीक है ना। और इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कमफेरेंशियल का मतलब ये 4T ऊपर आएगा और PD/2T का भाग जाएगा इसमें। तो PD/2T से इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 1। 102 का आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या रखा है, रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फॉर थिन सिलेंडर विल बी। दोस्तों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि यहाँ पर थिन सिलेंडर, अभी चूंकि यहाँ थिन सिलेंडर लिखा हुआ है इसलिए हुप स्ट्रेस का मान वही रहेगा PD/2T, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मान भी वही रहेगा PD/4T। लेकिन कई जगह जो है सिलेंडर की जगह स्पेरिकल भी दे सकता है, तो स्पेरिकल के लिए हुप स्ट्रेस का मान अलग होता है, वहां पर रेशियो 1:1 आता है। लेकिन यहाँ पर हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ बेस B, height h about an axis passing through its center of gravity and parallel to base। दोस्तों कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में ये कुछ ज़्यादा होना नहीं चाहिए। इससे केवल और केवल हमसे पूछा है कि इसकी CG है उसके अबाउट, वो जो CG है ना वो बेस के पैरेलल है। इसमें बेस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछा है, इसमें CG के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो हमको सीधा से सीधा ध्यान रखना है कि BH3/36 ये होता है CG के अबाउट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 1/36 इंटू BH3 ये इसका सही आंसर होगा। 105 की बात करते हैं। फॉर होलो शाफ्ट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस विल बी अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी जे की, पोलर मॉडुलस, या हम कह सकते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे होता है, जब उसमें आर का डिवाइड कर देते हैं तो वो हो जाती है पोलर टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस। तो हम इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है π/16 इंटू कैपिटल D की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4 अपॉन कैपिटल D, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल D 10 है और स्मॉल d 5 है, तो हमारे पास में हम जब फॉर्मूले में रखेंगे π/16 इंटू 10 की घात 4 माइनस 5 की घात 4/10, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 184 सेंटीमीटर क्यूब। डी इसका सही आंसर होगा 184 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। 4 पाइप अरेंज इन पैरेलल, करेक्ट स्टेटमेंट इज। दोस्तों दो चीजें होती हैं, जब पाइप सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और जब पाइप पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से सीरीज में जुड़े होते हैं तो यहाँ पर ये H1 है और ये H2 है, ठीक है। तो डिस्चार्ज, इसके लिए डिस्चार्ज बराबर होता है, ठीक है ना, और हेड जो होता है H1 प्लस H2 होता है। लेकिन पैरेलल अरेंजमेंट के लिए हेड समान होता है, ठीक है ना, H1 बराबर H2, लेकिन डिस्चार्ज होता है Q1 प्लस Q2 होता है, ठीक है ना। और हमसे पूछा है पैरेलल अरेंजमेंट के लिए, तो हमें इसे ध्यान रखना है कि हेड लॉस जो है ड्यू टू फ्रिक्शन वो सभी पाइप्स के लिए सेम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
106 का। फिर क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फ्लूइड प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज कीजिए कि ये एक डायग्राम है, इसमें ये टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर है और यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये एब्सोल्यूट प्रेशर है यहाँ से यहाँ तक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो भी प्रेशर होता है वो पॉजिटिव गेज प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो हम एब्सोल्यूट प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। बस यही हमारा आंसर होता है। अगर हमको अच्छे से ध्यान है तो क्वेश्चन नंबर 107 में हम अच्छे से देखेंगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फ्लूइड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो इज गिवन बाय। जब फ्रिक्शन फैक्टर की बात करते हैं 4F से डिनोट करते हैं उसको। 4F इज इक्वल टू होता है 64/RE रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है ना, और F की बात पूछिए इस हमसे, तो F की बात पूछिए तो 4 नीचे चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 16/RE। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में दे रखा है कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। फॉर फ्लो थ्रू पाइप्स द लेमिनार फ्लो अकर्स व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर। पाइपों के लिए परत दर प्रवाह होती है जब रेनॉल्ड्स संख्या होती है। जब पाइप्स की बात करते हैं तो पाइप में रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 मतलब 2000 से कम होना चाहिए, तब जाके होता है लेमिनार फ्लो। 2000 से और 4000 के बीच में होता है ट्रांजिशन फ्लो, 4000 से ज़्यादा होता है वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, लेस देन 2000। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। इफ डायमीटर शाफ्ट इज हाफ्ड देन सेम टॉर्क ट्रांसमिशन शियर स्ट्रेस विल बी। दोस्तों एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टॉ इज इक्वल टू 16T/πd³। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमसे कह रखा है कि शाफ्ट का डायमीटर हाफ कर दिया जाए सेम टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए, तो शियर स्ट्रेस विल बिकम। अब शियर स्ट्रेस पूछिए इसमें, तो जब अपन d³ की बात करेंगे आधा करेंगे तो ये d/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 8 होकर। ठीक है ना, और 16T से दोनों तरफ कट जाएंगे तो अपने पास केवल और केवल 8 बच जाएगा, तो 8 टाइम्स ऑफ अर्लियर, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर हो जाएगा 8 गुना सी। हाइट ऑफ वाट गवर्नर इज। दोस्तों ध्यान रखेंगे हाइट ऑफ वाट गवर्नर जो होते हैं H इज टू G/ओमेगा² होती है। ठीक है ना, और ओमेगा स्क्वायर को अपन 2πn/60 का स्क्वायर कर देते हैं, तब जाके इसका फॉर्मूला फाइनली निकल के आता है 895/n²। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जहां भी G/ओमेगा² है मतलब ऑप्शन नंबर बी G/ओमेगा² का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन, कंडीशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम पावर व्हेन T मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल टू। दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे T मैक्सिमम कब होता है, T मैक्सिमम इज इक्वल टू 3Tc, मतलब जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का 3 गुना हो तब। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी T3Tc। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन स्लीव ऑफ पोर्टर गवर्नर मूव्स अपवर्ड्स। दोस्तों जब स्लीव होती है पोर्टर गवर्नर की ऊपर की तरफ जाती है, वो कब जाती है, जब गवर्नर की स्पीड इंक्रीज होती है। गवर्नर की स्पीड है ना बढ़ाते हैं, गति बढ़ाते हैं, तब जाके गवर्नर स्पीड जो है स्लीव ऊपर जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 114वें का। 115वें की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन नहीं है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे इलेप्टिकल ट्रेमल जो होता है ना वो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का जो है इन्वर्जन होता है, सिंगल स्लाइडर का नहीं होता है, बाकी सब सिंगल स्लाइडर के हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। कॉफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है उसको जब वर्क डन पर साइकिल से डिवाइड करते हैं तो वो कॉफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर
हो जाएगा 116 का। 117 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या रखा है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट ड्राइव सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो होता है TC इज इक्वल टू क्या होता है, T मैक्सिमम अपॉन 3। अभी हमने पढ़ा था T मैक्सिमम इज इक्वल टू 3TC। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जब 1/3 हो जाएगा मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन का, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिकतम अनुज्ञेय तनाव का 1/3। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करेंगे। सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स इन एन इंजन इज इक्वल टू, प्रत्यागामी भागों के जड़त्व के कारण द्वितीय का संतुलित बल बराबर होगा। दोस्तों जब प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं तो हमेशा sin 2 थीटा की वैल्यू लेते हैं, लेकिन जब सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं तो cos 2 थीटा की वैल्यू लेते हैं। ओमेगा अपॉन जी इज इक्वल टू इंटू ओमेगा स्क्वायर आर cos 2 थीटा, मतलब ये जो W है ये रो जी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो सेंसिटिविटी क्या होती है, मीन स्पीड बढ़ाने पर स्पीड रेंज में कोई परिवर्तन, मतलब हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी स्पीड रेंज टू मीन स्पीड ऑफ द गवर्नर, मतलब हम कह सकते हैं N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2 अपॉन 2, मतलब ये 2 पर चला जाएगा यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये इसका फॉर्मूला है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा गवर्नर की गति परास एवं माध्य गति। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ डायनामोमीटर इज, दोस्तों सबसे बेसिक क्वेश्चन है और सबसे पहला जो डायनामोमीटर होता है वो एब्जॉर्प्शन टाइप से होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रॉनी ब्रेक डायनामोमीटर। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये टोटल 120 क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है और उसका सही आंसर कोई दूसरा होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।